जो कहना अल्लाह वाला है हमला होते हुए। अच्छा, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है उसमें, तो मैं इसको सर फिलहाल वक्त जो है रांची में भी एक छात्रों का आंदोलन चल रहा है। अब जंतर मंतर का आंदोलन एक अलग था और रांची का भी एक आंदोलन अलग है। वहाँ पे बीजेपी खुद प्रोटेस्ट कर रही है रांची के आंदोलन में, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक ये जो एक ये हो गया है कि अगर हिंदुस्तान में किसी शहर के अंदर दंगा होता है और वो राज्य भाजपा का है, और जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप ये दंगाइयों को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो उनका जवाब ये होता है कि ये दंगे तो कांग्रेस के पीरियड में भी होते थे, या कांग्रेस वालों से पूछा तो बोलेंगे कि देखिए बीजेपी के पीरियड में भी तो हो रहे हैं, बीजेपी के राज्यों में भी तो हो रहे हैं करके। गलत कहीं पर भी हो रहा है तो वो गलत है। तो अगर समझ लीजिएगा, अगर कहीं पर झारखंड के अंदर अगर कोई पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो उसको पॉलिटिकल रंग से ना देखते हुए आप स्टूडेंट्स के हित के अंदर क्या होना चाहिए उस हिसाब से फैसले लीजिए। ठीक है सर, काय सांगाल आपण ज्यासाठी विरोध केला होता गोपीनाथ मुंडे यांचं स्मारक बनवा नका म्हणून आणि त्या ठिकाणी हॉस्पिटल बनवा म्हणून त्याच पूर्णत्वाकडे येते, पण शासनाकडे वेळ नाही येत उद्घाटन करण्यासाठी किंवा याच्यासाठी फार विरोधात आपलं नाही, मला असं सांगण्यात आलं, मी 1-2 दिवस अगोदरही त्याची रिव्ह्यू घेतलं होतं की ते कॉन्ट्रॅक्टरचं असं म्हणणं आहे की आता छोटे छोटे काम जे आहे ते राहिलेले आहे आणि कमीत कमी 2 ते 3 महिने लागणार आहे. तर मला असं स्वतःला वाटतं की ते डिसेंबर पर्यंत हे प्रोजेक्ट पूर्ण होतील आणि डिसेंबर मध्ये त्या हॉस्पिटलचं उद्घाटन होतील आणि आमची एक जे जिद्द होती की तिथे एक स्मारक नको, एक हॉस्पिटल व्हायला पाहिजे, ते साक्षात होताना आम्हालाही आनंद होणार आहे त्या दिवसात. जर असंच आपण समजा विरोध करत राहिला त्यावेळेला आणि असं जर समाज उपयोगी जर होत राहिलं काहीतरी, याकडे कसं बघता आपण? नाही, मी तर काय आहे की तिथे तुम्ही सरकारचेच पैसे खर्च करणार होते स्मारक बांधण्यासाठी. आता मी तुम्हाला हे सांगितलं की आपण कुंभमेळ्यावर जितके पैसे खर्च करणार आहे, त्या कुंभमेळ्याच्या पैशामध्ये तुम्ही किती IIT, IIMs, किती चांगले स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स तुम्ही तयार केले असते. प्राथमिकता काय असायला पाहिजे? ठीक आहे, सर्व काही आपल्या राजनैतिक स्वार्थासाठी की मी हे केलं तर मला राजनैतिक स्वार्थ माझा आहे, मला पुढच्या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये असल्यानं. पण अशा प्रकारे ठोस भूमिका घेणारे खूप कमी लोक आहेत, त्याच्यापैकी मी आहे. आणि मी स्पष्टपणे सांगतो की जात धर्म कोणाचाही असू द्या, कोणाचाही त्योहार असू द्या, कोणाचाही काहीही असू द्या, इन्क्लुडिंग मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत बोलतो मी, सरकारला ₹1 देण्याची आवश्यकता नाही आहे. तुम्हाला साजरं करायचं आहे, तुम्ही इकट्ठा करा, तुम्हाला जे काही करायचं करा. तुम्हाला पुतळे बांधायचे आहे, सरकारने ₹1ही त्याच्यावर खर्च करायला नको. कुणाचाही पुतळा का ना होईल, त्या समाजातले आणि दुसऱ्या समाजातले लोक पैसे गोळा करून ते उभा करतील. स्मारक बांधायचं असेल तर स्वखर्चाने तुम्ही ते जागा घ्या. तुम्हाला किती भव्य बांधायचे आहे, सरकारी पैशातून नको. सरकारी पैशातून रस्ते, नाली सफाई, चांगले हॉस्पिटल्स, गार्डन, स्कूल्स हे सगळं करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, ये मैं जिस वक्त खासदार था उस वक्त भी ये बिल लाया गया था। ये बिल लाने का मकसद सिर्फ उनका यही है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी आज इस देश के अंदर काबिल तारीफ काम अगर कोई कर रहे हैं, तो ये कोई है तो ये सत्ता में बैठे हुए ये लोग नहीं कर रहे। स्कूल्स चलाना पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो स्कूल्स चलाए जा रहे हैं वो ये कॉन्वेंट स्कूल्स जो है वो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी चला रही है। अच्छे अच्छे चैरिटेबल हॉस्पिटल जो चलाए जा रहे हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी चला रही है। मुसलमान जो है वो बहुत सारे ऐसे फंड का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज उनके जरिए भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार समझती है कि ये जो फंड आ रहा है तो ये क्रिश्चियन लोग इसका है तो धर्मांतर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं करके। और ये बात मैंने खुद ने पार्लियामेंट के अंदर अपने भाषण के अंदर ये कहा था कि आपका ये बिल लाने का मकसद जो है उसका साफ मतलब यही है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है आपका। आपकी निगाहें क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप ये समझ रहे हैं कि ये जो फॉरेन से फंड आ रहा है इसके जरिए आप कन्वर्जन कर रहे हैं।
धर्मांतर कर रहे हैं करके। तो सरकार ने इसके आंकड़े देना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये टोटली अनजस्टिफाइड है। और ये इस तरह के बिल जो लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ मेन मुद्दों को भटकाकर ऐसे ही मुद्दों को सरकार तो ऊपर लाना चाह रही है, ताकि ये कोई सवाल नहीं करे कि अमित शाह साहब इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे हैं करके। इतने दिनों के बाद क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को एहसास हुआ है कि जंतर मंतर के ऊपर जो है वो नौजवानों के ऊपर, वो युवाओं के ऊपर, जेनजी के ऊपर बहुत ज्यादतियां हुई है करके। इतने दिनों के बाद उनकी आंख क्यों खुली है? ये सवालों से उलझाने के लिए, ये सवालों को दरकिनार करने के लिए इस तरह के बिल्स लाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में रिलीजियस एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत पूना में 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इसमें एक शख्स जो है तो फॉरेनर है। तो ये मतलब क्या इसके जरिए निशाना बनाया जा रहा है एक मखसूस कम्युनिटी? कन्वर्जन का मामला है। देखिए, हम तो इस बात से साफ इत्तेफाक रखते हैं कि कोई भी जबरन धर्मांतर अगर कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी तरीके से हम पोस्ट कन्वर्जन जो है वो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इसका भी एक बहु बनाया जा रहा है कि साहब ये लोग धर्मांतर कर रहे हैं, ये लोग शादी करके है तो जबरदस्ती धर्मांतर करवा रहे हैं। आप ये एक फियर तैयार किया जा रहा है कि देखो इतने सारे, जबकि हम सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े बताइए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का डेटा जो है हर तरह के क्राइम्स पूरे नेशन के अंदर जो होते हैं, कितने सुसाइड्स हुए हैं, कितने बलात्कार हुए हैं, कितनी हत्याएं हुए हैं, कितनी मॉलेस्टेशन हुए हैं, ये NCRB का डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करता है। वो NCRB के डेटा के अंदर बताइएगा कि देश के अंदर कितने कन्वर्जन के केसेस आए हैं करके। वो डाटा आप बताएंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं। भाई लाखों करोड़ों के अंदर एक आध कहीं पर कोई केस हो जाता है कि कोई फला बंदा किसी के साथ शादी कर लेता है, तो उसको है तो एकदम बहू बना के पेश किया जाता है कि देखो ये धर्मांतर हो रहा है। कितने हो रहे हैं? आप अपने शहर के अंदर से बताइएगा कि कितना आंकड़ा आपके पास निकलेगा करके इसमें। अगर ये क्राइम है तो क्राइम का डेटा भी आपके पास होना चाहिए। तो वो डेटा आप क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि डेटा है ही नहीं ऐसा कोई कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन एक फियर तैयार किया जा रहा है, विशेषकर हिंदू समाज के अंदर। देखो अब इतना बड़ा धर्मांतर हो रहा है, अपने लोग जो है वो सब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबरन किया जा रहा है, पैसों से किया जा रहा है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, सिर्फ एक फियर तैयार करने के लिए। कुंभ मेले के नाम पर 500 करोड़ का घोटाला सामने आया है, तो गिरफ्तार नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो 500 करोड़ हो सकते हैं। अभी आने तो दीजिए कुंभ मेला, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि ठेकेदार कहाँ के है और कितना जो वर्क ऑर्डर था डुप्लीकेट था, और उसमें जो है ग्रीष्म माजे का कोई रिलेटिव उसमें है। वैसा मैं आपको साफ कह रहा हूँ, आप क्यों इतना कंजूसी बरत रहे हैं ये बताते हुए कि सिर्फ 500 करोड़ का हुआ है करके। टोटल कुंभ मेले के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है? देखिए, मैं तो इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और मुझे कोई झिझक नहीं है ये बात बताने के लिए। ठीक है, आप मुझे तो धर्म के चश्मे से देखेंगे, लेकिन यही इम्तियाज जलील है और यही असदुद्दीन अवैसी है जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये कहे थे कि मुसलमानों को आप हज की जो सब्सिडी देते हैं वो नहीं देना चाहिए करके। क्योंकि सरकार का काम ये नहीं है कि हमारा धार्मिक कार्य क्या है, हमारा धार्मिक कार्यक्रम के लिए सरकार ने उसको पैसा देना चाहिए। हमने सरकार से ये मांग की थी कि ये जो हज की सब्सिडी है, ये हज की सब्सिडी के बदले में आप मुस्लिम बच्चियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए आप स्कूल खोलिएगा, हॉस्टल्स खोलिएगा, उनके लिए कॉलेजेस खोलिएगा, उनके लिए स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स स्टार्ट करिएगा करके। उसमें सरकार ने जितना सुनना था उतना सुने, उन्होंने हज की सब्सिडी बंद कर दी है। लेकिन कितने स्कूल्स बनाए हैं उन पैसों के अंदर? ये तो मुसलमानों का ही पैसा था ना, जो आप हर साल इतने सालों से देते आ रहे थे। तो हमारा ये कहना है कि त्योहार किसी का भी हो, जतरा यात्रा किसी की भी हो, उसके अंदर ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है अच्छे रास्ते बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, अच्छे स्कूल्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये समस्याओं का हल जो है वो सरकारी पैसों से इसका हल
लेकिन किसी का त्योहार आ गया, लीजिए ये 3,000 करोड़ रुपया आप ले लीजिएगा, हाँ, हमारा ये त्योहार आ रहा है, इसके अंदर 2,000 करोड़ आप ले लीजिएगा करके इसके अंदर। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। अब ये जब मैंने बोला हूं और आप ये जब चलाएंगे, हाँ, तो नीचे इसके अंदर कमेंट्स भी पढ़ लेना उसमें, हाँ, अंध भक्तों के कमेंट्स कैसे आ जाएंगे, हाँ, तुला लाज नाही वाटती का, आमच्या कुंभमेळ्याचा विरोध करतो, अरे मला जे बोलायचं आहे ती मी ठणकावून बोलतो, की मी हातचाही विरोध करणारे आहे आम्ही। हातचे जेव्हा सरकार पैसे देत होते आम्ही म्हटलं की नाही पाहिजे आम्हाला, ज्यांना हजवर जायचे आहे ते जातील, कशाही जातील ते, उनके पास पैसा नहीं है, उनका दूसरा भाई मदद करेगा। सरकार का ये काम नहीं है, कि आप है तो किसी त्योहार के लिए, किसी यात्रा के लिए, किसी मेले के लिए है तो आप हजारों करोड़ रुपया खर्च करे करके, लेकिन क्या है, अंधों का राज चल रहा है, बहरों को सुनाई नहीं दे रहा है उसमें, तो जो चल रहा है चल रहा है। और हमारे जैसे अगर बोले, तो 200 लोग है तो गालियां लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे उसके अंदर। सर सीजेपी से रिगार्डिंग एक सवाल, कल सीजेपी का जो है मीटिंग थी दिल्ली में, उन्हें कहीं पे भी हॉल मुहैया नहीं कराया गया। उसके अलावा आज सौरव दास का जो पारिवारिक घर है पौंडीचेरी में, वहां पे भी पुलिस ने मैंने भी ये पढ़ा हूँ, और ठीक है, मैंने वो दास नाम का जो लड़का है उसका ट्वीट पढ़ा है मैंने, कि उसके परिवार वालों के साथ, पौंडीचेरी जो है वो यूनियन टेरिटरी है, डायरेक्ट है तो अमित शाह साहब के अंडर में आती है। संदेश क्या जाता है कि तुम अगर हमारे खिलाफ अगर रास्ते के ऊपर आएंगे, तो हम तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को हम परेशान करेंगे। उसके परिवार का क्या कसूर है, और क्या लीगल तरीके से कोई एक मीटिंग कहीं पर हॉल में नहीं ली जा सकती है उसमें, आप इतना प्रेशर लेके आएंगे, इतना डराएंगे, इतना धमकाएंगे कि किसी ने है तो मीटिंग के लिए भी तो जगह नहीं देनी चाहिए करके। तो देखिए हम बार बार जो बात कह रहे हैं, कि अब 15 अगस्त आ रहा है, देश आजाद हुआ था, लेकिन नहीं हुआ है साहब, अभी भी हम है तो इन गुलामों के जंजीरों में जकड़े हुए कहीं ना कहीं ये मुल्क को ये फैसला करने का है कि आखिर में ये दादागिरी, ये गुंडागिरी कब तक चलते रहेगी करके उसमें। लोकशाही अगर है तो क्या सिर्फ लोकशाही अब सिर्फ कागज के ऊपर रह गई है, और सही मानों में अब लोकशाही नहीं रही है, गुंडशाही रही है। पुलिस का इस्तेमाल करे, आप है तो एजेंसीज का इस्तेमाल करे, कोई अगर आंदोलन करना चाह रहा है तो उसको मीटिंग के लिए जगह ना दे, कोई आंदोलन कर चुका है तो उसके परिवार वालों को परेशान करे, तो ये क्या है। देखिए पहले हम ये कहते थे, आज हमें खुशी है कि हमारी जो जबान है वही जबान में अब दूसरे लोग भी जो उनके समर्थक हुआ करते थे कभी, वो भी कहने लगे हैं कि नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है इनका। तो वक्त सबका है। तरुणांना कुठेतरी सरकार घाबरते काय आता, जे काही तरुण ज्या पद्धतीने आता समोर येत आहेत, त्यांचा विरोध करत आहे सरकारचा, हे पाहून कुठेतरी सरकार घाबरल्यासारखी वाटते। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि देखिए सरकार ने सबसे अच्छा हथियार अपने पास जो रखा है, वो सारे एजेंसीज उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए है। और दुर्भाग्यवश, मैं आप लोगों को किसी को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग तो अपने अपने तौर के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो है उन्होंने अपने जेब में रखी है। तो अब वो मीडिया हाउसेस वही दिखाते हैं जो उनके आका उनको बताते हैं। भाई वरना आप ये बताइएगा कि जंतर मंतर के अंदर सीनियर एडिटर्स क्यों नहीं उतरे थे? बड़े बड़े संपादक जो रोड के ऊपर खड़े रह के है तो ऐसे आंदोलनों के अंदर आते थे कवर करने के लिए, क्यों बिल में छुपे थे, क्यों छोटे छोटे रिपोर्टर्स को बेचारे भेज रहे थे करके, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि जनता आप समझ चुकी है कि तुम किस एजेंडे के जरिए काम कर रहे थे करके। अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आते हैं और स्पीकर को चिट्ठी लिखकर भेजते हैं कि मैं तो 36 घंटे तक पार्लियामेंट में हर चीज का जवाब दूं। देखिए मैंने भी पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बैठा हूँ। ये बहुत आम सी बात है कि पार्लियामेंट जो है वहां पे है तो मोदी साहब भी नजर नहीं आते है कई कई दिनों तक, और अमित शाह साहब भी नजर नहीं आते, और जिस दिन महाशय अंदर आते हैं तो पूरे भाजपाई जो है वो टेबला बजा बजा के, जैसा कौन आया है मेरा पिया घर आया करके, वैसा इतने खुशी मनाते हैं करके। तो ये तो जो पीरियड है उसके अंदर तुम चलाओ पार्लियामेंट के अंदर, हम अपना अंदर बाहर बैठ के तो फैसले करेंगे जो भी करना है। पार्लियामेंट होता क्या है साहब,
पार्लियामेंट देश की आवाज है। 543 एमपीज जो है वो देश की नुमाइंदगी करते हैं। देश में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वहां पर ये फैसले लिए जाते हैं। और वहां पर वो फैसले लेने वाले ही जो है मुखिया, वही मुखिया अंदर नहीं आ रहे हैं तो फिर कौन सवाल करे। नांदेडमध्ये नुकतीच